गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमारा जो टॉपिक था वो था जो नेक्स्ट यूनिट हमने शुरू की थी, यूनिट नंबर सेकंड, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए यूनिट नंबर सेकंड की धातु लिगेंड बॉन्डिंग, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, यानी संक्रमण धातु संकुलों में धातु और लिगेंड में बंधन। उसको हमने 5 मिनट में रिवाइज करा रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर आपको। 4 सिद्धांत हमने देखे थे। पहला वीबीटी था, जिसकी स्टडी आपने सेकेंड ईयर में की थी। वीबीटी पॉलिंग ने जो दिया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस साल आपके जो यूनिट सेकेंड में था लिमिटेशन, जो कि हम लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सेकेंड नंबर था हमारा जो पॉइंट था एमएल लिगेंड बॉन्ड को सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। थर्ड ईयर के जो सिलेबस में सेकेंड यूनिट में जो डिटेल्स में आपको पढ़ना है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है आपका। जो बड़ा क्वेश्चन एक मिलेगा आपको जो कि 10 मार्क्स का होता है, वो क्वेश्चन इस यूनिट से कंपलसरी मिल जाता है। सीएफटी में हमको पढ़ना क्या है? सीएफटी के अंदर पहले तो सीएफटी क्या है, सीएफटी के मेन पोस्टुलेट्स की हमें स्टडी करनी है। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर एंड स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स है उनके अंदर हमें सीएफटी में डी कक्षकों का विपाटन कैसे होता है उसकी स्टडी हमें करनी है। इसके बाद जो थर्ड मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के लिए थ्योरी दी गई थी वो थी लिगेंड फील्ड थ्योरी, वो अभी आपको डिस्कस नहीं करनी। और एक थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो टुडे जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन, कई बार जब आप कभी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन या एमएससी एंट्रेंस की तैयारी भी करते हैं तो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, वीबीटी को किसने दिया? पॉलिंग ने दिया था। सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी गिवन बाय, तो क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है वो गिवन बाय बैथे एंड वॉन ब्लैक। किसने दिया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? CFT given by Bethe, Hans Bethe and von Black। उसके बाद आते हैं इन्होंने क्या कहा था, वॉन ब्लैक साहब ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि धातु आयन एक क्रिस्टल जालक में चारों तरफ से ऋणायनों से घिरा रहता है। धातु आयन एक क्रिस्टल जालक में चारों तरफ से किससे घिरा रहता है? ऋणायनों से घिरा रहता है। इस आधार पर ही इन्होंने सीएफटी के मेन पोस्टुलेट दिए थे। तो आपको क्वेश्चन मिलता है सीएफटी किसने दी, आधे नंबर में पूछ सकते हैं। फिर आपको आ जाता है सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मेन पोस्टुलेट। मेन पोस्टुलेट हम कहते हैं या हमको हम कह देते हैं सीएफटी के प्रारंभिक अभिप्राय को का वर्णन कीजिए। ये इस टाइप से भी क्वेश्चन मिल जाता है जो कि 2-2.5 नंबर में आपको मिल जाएगा। तो सीएफटी में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि सीएफटी के अंदर जो मेटल और लिगेंड बॉन्ड है, एमएल जो बॉन्ड है, इस एमएल बॉन्ड को 100% आयनिक माना है। क्या माना है? 100% आयनिक माना है। एमएल बॉन्ड को सीएफटी के अंदर क्या माना है? 100% आयनिक बॉन्ड। 100% आयनिक है तो इसका मतलब जो ये मेटल है वो तो किस फॉर्म में रहता है? M+ की फॉर्म में। और इस M+ को चारों तरफ से कौन घेरे हुए हैं? लिगेंड। तो सीएफटी का जो पहला पोस्टुलेट है वो ये है कि सीएफटी के अनुसार एमएल जो बॉन्ड है वो 100% आयनिक है। और ये कहते हैं कि ये धातु आयन N+ और ये लिगेंड पर जो नेगेटिव चार्ज है, इन्होंने इनको बिंदु आवेश कहा है। और इनके मध्य इस पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज और इस लिगेंड ऋणायन, इनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो कि इस आयनिक बंध की व्याख्या करता है। इनके मध्य में कौन सा आकर्षण होता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत आकर्षण। दूसरा एक बार एक क्वेश्चन पूछा था पीजीटी में, स्कूल लेक्चरर के अंदर। ये सब सेकंड ईयर के थर्ड ईयर के पार्ट से ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आया था कि बिंदु आवेश किसे कहते हैं सीएफटी में? तो बिंदु आवेश जो पॉइंट चार्ज कहते हैं, यहाँ पे भी आपके एक बार बीएससी थर्ड ईयर में आधे नंबर में भी क्वेश्चन आया हुआ है पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज किसको कहा? लिगेंड को।
और लिगेंड भी कौन से? नेगेटिव लिगेंड को। किसको? नेगेटिव लिगेंड। लिगेंड जो होता है, लिगेंड क्या है बेसिकली? ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। क्या है लिगेंड? एटम और ग्रुप ऑफ एटम, यानी कोई एटम हो सकता है या परमाणुओं का समूह हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता हो। तो उस आधार पर अब यदि वो न्यूट्रल भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, इस आधार पर इन्होंने जो बिंदु पॉइंट चार्ज जो नाम दिया वो बेसिकली नेगेटिव लिगेंड को दिया गया। किसको नाम दिया? नेगेटिव लिगेंड। अब ये कौन, इसके बाद एक टर्म और आई। तो इस सिद्धांत के अनुसार मेटल लिगेंड बॉन्ड 100% आयनिक है। दूसरा आपने कहा मेटल धातु आयन तथा लिगेंड को आपस में बिंदु आवेश माना गया। इसके बाद सीएफटी के अनुसार ऋणायन लिगेंड, जैसे ऋणायन लिगेंड में F-, Cl-, Br-, I-, इनको उन्होंने पॉइंट चार्ज कहा। क्या कहा? पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश को बोला गया नहीं। जबकि जो न्यूट्रल लिगेंड है उसके बाद एक ये भी आया कि लिगेंड तो न्यूट्रल भी हो सकता है, इनको उन्होंने बॉन्ड डाइपोल कहा। इन्होंने क्या कहा? NH3H2O को पॉइंट डाइपोल। क्या कहा? पॉइंट डाइपोल, बिंदु द्विध्रुव। पॉइंट डाइपोल, बिंदु द्विध्रुव, इसको नाम क्या दे दिया? बिंदु द्विध्रुव। तो ये आपका पहला पोस्टुलेट है। अब पोस्टुलेट ऐसा नहीं है रटा रटाया आ जाता है, आपको ध्यान ये देना है, इंपॉर्टेंट जो ध्यान देना है कि इस पोस्टुलेट से कहां से क्वेश्चन आए। एक तो बंध 100% आयनिक है, दूसरा मेटल और L- को पॉइंट चार्ज बोला, लेकिन फिर स्पेसिफिक कर दिया कि जो नेगेटिव लिगेंड है उनको CFT में बिंदु पॉइंट चार्ज बोलते हैं, और जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उन्हें पॉइंट डाइपोल, बिंदु द्विध्रुव भी कहते हैं। क्लियर? और ये जो धातु आयन है वो चारों तरफ से क्रिस्टल जालक के रूप में किससे घिरा रहता है? ऋणायनों से घिरा रहता है। ये पहला पोस्टुलेट। अब आता है CFT का दूसरा पोस्टुलेट जो कहता है कि Ml जो बंध है वो 100% आयनिक है, जबकि उसमें सह संयोजक गुण नहीं है। यानी दूसरा बिंदु ये कह देते हैं कि Ml बंध 100% आयनिक है, कोई भी सह संयोजक गुण नहीं है। तो इसकी व्याख्या कैसे करते हैं? इसकी व्याख्या ये है कि जो लिगेंड के द्विकक्षक और धातु आयन के जो द्विकक्षक हैं उनके मध्य में कोई भी अतिव्यापन नहीं। क्या नहीं है? कोई भी अतिव्यापन नहीं। किसके मध्य नहीं है? लिगेंड और धातु आयन के द्विकक्षकों के मध्य कोई भी अतिव्यापन नहीं होने के कारण इस बंध को 100% आयनिक माना गया और इसमें कोई भी सहसंयोजक गुण नहीं पाया जाता। दिस इज द सेकेंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट आएगा, बैथे ने संकुलों को किसके रूप में माना? आयनिक क्रिस्टल के रूप में माना। अर्थात क्रिस्टल जालक में एक विलीय धनायन चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? लिगेंड से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? लिगेंडों से। और इस लिगेंडों से घिरे होने के कारण ही जो धातु आयन के द्विकक्षकों की संबंधता है वो समाप्त हो जाती है। लिगेंड से घिरे होने के कारण ही धातु आयन के द्विकक्षकों की संबंधता यानी डीजनरेसी समाप्त हो जाती है। इसका मतलब ये आया कि जो संकुलों में जो गुण हैं उनकी जो व्याख्या होगी वो किसके आधार पर होगी? क्रिस्टल की ज्यामिति तथा कक्षकों की आकृति के आधार पर। किसके आधार पर? क्रिस्टल की ज्यामिति क्या है और कक्षकों की आकृति के आधार पर। ये आपका फोर्थ पॉइंट आता है। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आता है। फिफ्थ पॉइंट है आपका डी कक्षक। फोर्थ पॉइंट कक्षकों की आकृति एवं अभिविन्यास। डी कक्षकों की आवृत्ति एवं ओरिएंटेशन। डी कक्षकों की आकृति एवं ओरिएंटेशन। तो इसके अंदर डी कक्षकों की आकृति की जो हम बात कर रहे थे, हमने पढ़ा कि जो डी कक्षक होते हैं वो कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं डी कक्षक? 5 डी कक्षक होते हैं। और ये पांचों डी कक्षक कौन कौन से होते हैं? DXY, DXY, DYZ, DXZ, DX² एंड DZ। अब ये जो पांचों कक्षक होते हैं, जो DXY कक्षक है उसकी सेब आकृति। पहली बात तो अगर जनरल पूछा जाए आपसे तो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा डी कक्षक की सेब क्या होती है, तो आप कहते हो डबल डंबल सेब। क्या कहते हो आप? डबल डंबल सेब।
अब dxy की अगर आप पोजीशन यहाँ जब देखोगे dxy, तो ये आपकी कोई भी, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, इसको आप कैसे भी समझ लीजिए। आप चाहो तो x अक्ष को इस पे मान सकते हो, आप चाहो यहाँ मान सकते हो, ये अज्यूम करना है आपको, दिस इज द x अक्ष। तो ये आपकी जो डॉटेड लाइन है ये कौन सी एक्सिस हो गई, y एक्सिस हो गई। तो ये वाली एक्सिस कौन सी हो गई, z एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अब dxy कक्षक कहाँ होते हैं, ये जो तीनों कक्षक हैं ये वाले, ये अक्षों के मध्य होते हैं, अक्षों के मध्य। यानी ये जो तीन कक्षक हैं इनकी जो पालियां हैं अक्षों, इनकी जो लॉब्स हैं, इन तीन डी कक्षकों की लॉब्स कहाँ होगी, अक्षों के मध्य होगी। कहाँ होगी, अक्षों के मध्य। अक्षों के मध्य के सेंस क्या है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो dxy कक्षक की जो लॉब है वो कहाँ हुई, x और y के मध्य हुई। किसके मध्य हुई, x और y। ये x एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर नेगेटिव होगी, इधर पॉजिटिव, नेगेटिव, y नेगेटिव। तो ये x और y के मध्य कौन सी एक्सिस हो गई, dxy। इसी प्रकार से यहाँ बनाओ, क्लियर, यहाँ भी y एक्सिस आ जाएगा, तो xy के मध्य हो गई। तो ये कौन सा कक्षक हो गया, dxy। और dxy में जो लॉब है डी कक्षकों की, धातु आयन के जो डी कक्षक है, किसकी बात कर रहे हो, धातु आयन के डी कक्षक। कहाँ है इनकी लॉब, अक्षों के मध्य, इन बिटवीन एक्सिस। dy z की बात करो, dy z की जब अगर आप बात करेंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो dy z में y और z की मध्य होगी, तो ये y और z होगी। ये किसकी मध्य हो गई, y और z एक्सिस की। ठीक है, ऐसे ही इधर y और z कहाँ है, इधर y एक्सिस ये हो गया, तो ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। अब आता है dxz, तो dxz में कहाँ कह दोगे, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, z y, तो कहाँ हो गई, इस y एक्सिस हो गई, इस y एक्सिस पे ये आ गया dxz। तो यानी जो ये dxy, dyz और dxz ये तीन प्रकार के जो कक्षक हैं, इसको भी दो भागों में पढ़ जाते हैं जब आप कृष्णों का विभाजन पढ़ोगे। तो ये जो एक प्रकार के बने जो तो कहाँ होते हैं, अक्षों के मध्य में। ये तीन डी कक्षकों की जो लॉब्स हैं वो अक्षों के मध्य होती हैं। और ये सारा पूरा संकुल का जो गुण किस पे निर्भर कर रहा है, धातु लेजेंड बंधन इन अक्षों पे भी निर्भर कर रहा है, इनकी आकृति पे। ये बात समझ में आ गई। रिमेनिंग जो दो बचे dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर, इनकी जो लॉब्स होती है वो कहाँ होती है, x एक्सिस। इसको हम y एक्सिस अज्यूम कर लेते हैं, इसको क्या एक्सिस अज्यूम कर लें, y एक्सिस z यहाँ मानते हैं। तो इनकी जो लॉब है वो ऑन द एक्सिस होंगी, कहाँ होंगी, ऑन द एक्सिस, यानी अक्षों के ऊपर। dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर की जो कहाँ है, अक्षों के ऊपर। dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर की कहाँ है, अक्षों के ऊपर। इसकी लॉब कहाँ है, एक्सिस, ऑन द एक्सिस। dz स्क्वायर जो कक्षक है, ये dz स्क्वायर कक्षक है, ये x एक्सिस की, यहाँ पर ये लॉब है, तो ये बना dz स्क्वायर, डेंसिटी हो गई। ये z एक्सिस, इसको अपन ने कह दिया dz स्क्वायर। तो dz स्क्वायर कक्षक तो कहाँ आया, z एक्सिस के ऊपर। dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर कहाँ आया, x और y एक्सिस के ऊपर, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। आगे बात समझ में। डी कक्षकों की शेप को ध्यान रख लो, सारा का सारा क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन किस पे डिपेंड करेगा, डी कक्षक की शेप पे। तो डी कक्षक 5 होते हैं, उनमें से 3 जो कक्षक हैं dxy, dyz, dxz, वो कहाँ होते हैं, ऑन द एक्सिस, सॉरी वो कहाँ होंगे, इन बिटवीन एक्सिस, यानी अक्षों के मध्य होते हैं। जबकि रिमेनिंग 2 डी कक्षक हैं वो कहाँ होंगे, अक्षों के ऊपर स्थित होते हैं। दिस इज द फोर्थ पोस्टुलेट। नेक्स्ट आता है 5th नंबर का पोस्टुलेट। 5th क्या कहता है, ध्यान दीजिए। स्वतंत्र जो धातु आयन है, जैसे धातु आयन है इस 3D स्पेस में, तो वो स्वतंत्र है।
जब वो स्वतंत्र होगा तो उसके जो पांचों जो डी कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा समान होती है। उनकी ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। वो समभ्रंश होती है, वो समभ्रंश होती है। इस बात को ध्यान से समझिए। आज मैं पोस्टुलेट करा रहा हूँ, कल की क्लास में मैं विपाटन में वो कराऊंगा आपको ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में। ये धातु आयन के 5 डी कक्षक, क्या है ये? 5 डी कक्षक, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और ये dz। ये पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। जब सभी डी कक्षकों की ऊर्जा समान हो तो उन्हें बोलते हैं डीजेनरेट, समभ्रंश। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट, समभ्रंशी कक्षक, समभ्रंश, पांचों डी कक्षक। अब जैसे ही ये डी कक्षक स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं तो इनकी ऊर्जा क्या समान है। लेकिन इनके पास जब लिगेंड आते हैं, लिगेंड कहाँ आ रहे हैं? गोलाकार रूप से लिगेंड आ रहे हैं। अभी हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो चारों लिगेंड हैं वो पूरे के पूरे, जैसे मैं यहाँ सेंटर में खड़ा हुआ हूँ, मैं सपोज मैं एक धातु आयन हूँ और मेरे चारों तरफ गोलाकार रूप से क्या आ रहा है? लिगेंड आ रहा है। चारों तरफ से समान प्रतिकर्षण मुझे मिल रहा है। क्या मिल रहा है? समान मिल रहा है चारों तरफ से लिगेंडों के मध्य। तो धातु आयन के डी कक्षक और लिगेंडों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण। उस प्रतिकर्षण के कारण इन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा में क्या हो जाती है? यहां से लेकर के वृद्धि हो जाएगी। इन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। किसके संपर्क में आने से? लिगेंड के संपर्क में आने से। इंपॉर्टेंट बात है कि पांचों जो डी कक्षक हैं जब धातु आयन के स्वतंत्र रूप से रहते हैं तब इनकी जो ऊर्जा है वो समभ्रंश होती है। लेकिन अगर मेरे को सेंटर मानते हुए चारों तरफ से लिगेंड आ रहे हैं तो इनकी ऊर्जा में समान वृद्धि होती है और इनको कह दिया हमने उच्च ऊर्जा के पांचों डी कक्षक। उच्च ऊर्जा के 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब क्या होगा? ये तो कह दिया समभ्रंश की स्थिति, परंतु देखने में ये हमें जो मिलता है कि जो पांचों डी कक्षक हैं, जब हम डी कक्षकों की आकृति पढ़ते तो हमने पढ़ा 3 डी कक्षक अक्षों के मध्य में होते हैं और 2 डी कक्षक कहाँ होते हैं? ऑन द एक्सिस पर होते हैं। तो ये प्रतिकर्षण समान न होकर के डिफरेंट टाइप का हो जाता है और उस डिफरेंट के कारण ही, डिफरेंट जो कारण है प्रतिकर्षण, उसकी वजह से ही इनका विपाटन शुरू हो जाता है। इनका क्या हो जाता है? विपाटन शुरू हो जाता है। यानी ये फिर से 2 पार्ट होने पड़ते हैं। इसमें डिवाइड हो जाएंगे ये 2 पार्ट में। जब ये लिगेंड से समान रूप से प्रतिकर्षित हो रहे हैं, जब तो सबकी वृद्धि समान हुई है, लेकिन समान प्रतिकर्षण ना हो करके असमान अगर प्रतिकर्षण है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इस 2 पार्ट्स में डिवाइड होने पर जो ये वाले जो ये डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन से जो नीचे वाले कक्षक है इनको तो हम कह देते हैं कम ऊर्जा वाले कक्षक, कम ऊर्जा वाले, और इनको कह देते हैं उच्च ऊर्जा वाले। और कम से भी ज्यादा में यहाँ निम्न शब्द लिखूं यानी लो एनर्जी और वो हाई एनर्जी थी। अब आपने देखा कि ये डी कक्षकों में ये तो निम्न एनर्जी के हैं, ये हाई एनर्जी के हैं। अब इसके बाद एक टर्म आती है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं हम? कि यदि क्रिस्टल में धातु आयन को लिगेंड गोलाकार रूप से प्रतिकर्षित ना होकर के डिफरेंट तरीके से प्रतिकर्षित होते हैं तो इन डी कक्षकों में विपाटन होता है। विपाटन के परिणाम स्वरूप निम्न ऊर्जा और उच्च ऊर्जा के कक्षक बनते हैं। तो ये जो निम्न ऊर्जा और उच्च ऊर्जा के जो कक्षक बने तो इनके मध्य जो ऊर्जा का अंतर आया, सपोज अगर मान के चलो यहाँ लेवल है, यहाँ बराबर ही उच्च ऊर्जा के और बराबर ही निम्न ऊर्जा का रिलीज हुआ है, तब तो CFSE की वैल्यू 0 हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन यदि
तीन कक्षक निम्न ऊर्जा के बने और दो कक्षक उच्च ऊर्जा के बने तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है, यानी ये लो ऑर्बिटल और हाई ऑर्बिटल के मध्य जो ऊर्जा है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, और उस डिफरेंस से जो ऊर्जा रिलीज होती है एनर्जी, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और इसको हम इस क्रिस्टल फील्ड जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, इस CFSE के आधार पर ही संक्रमण धातु आयन या संकुल यौगिकों के रंग की व्याख्या करते हैं, चुंबकीय गुणों की व्याख्या करते हैं और इनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी इसी आधार पर करते हैं। इन तीनों की व्याख्या VBT के आधार पर नहीं की जा सकती, जो कि हम CFT के आधार पर कर सकते हैं। और ये इस विपाटन से हमें क्या मिलेगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और ये जो निम्न ऊर्जा उच्च ऊर्जा वाले जो कक्षक हैं, इनके मध्य जो ऊर्जा का अंतर है, इसको हम लिखते हैं 10dQ या डेल्टा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 10dQ या डेल्टा से। निम्न ऊर्जा एवं उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों के मध्य ऊर्जा के अंतर को आप 10dQ या डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हो, और ये अंतर ही क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। वैसे तो जनरली नहीं पूछते, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम, ये D की जो वैल्यू होती है, D इक्वल टू 35Ze² 4a5, और जो Q इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इस Q की वैल्यू होती है 1/6, Q की वैल्यू 2r⁴ अपॉन 105, और DQ की जो वैल्यू निकल के आएगी, जो DQ की इन दोनों से जब कैलकुलेट करोगे तो 1/6 Ze² r⁴ अपॉन 5, ये DQ की वैल्यू होती है। लेकिन DQ की वैल्यू यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो 0.6, यानी 10dQ को हम 1 डेल्टा के इक्वल मानते हैं। वो डेल्टा O और डेल्टा T की टर्म चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय संकुलों में पढ़ेंगे। अभी आपको ये रिमेंबर रखना है कि निम्न ऊर्जा उच्च ऊर्जा वाले कक्षक है, उनके मध्य ऊर्जा का अंतर 10dQ या डेल्टा CFSE कहलाता है, जिसमें D की वैल्यू पे 35Ze² अपॉन 4a5, Q की वैल्यू पे 8/4 DQ 1/6 Ze² r⁴ अपॉन 5। ये सामान्यतः अभी तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पर फिर भी कोई एडवांस लेवल की कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है और उसको आता है तो आप रिमेंबर कर सकते हो, नोटबुक में आपके लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो पॉस्टुलेट आया, अब इसके बाद एक पॉइंट और आया, इनमें ये बेसिकली विपाटन किसके आधार पर हुआ, यदि लिगेंड में कुछ ऐसे भी कक्षक होंगे जो लिगेंड दुर्बल क्षेत्र का है, तो उसका जो मान है वो डेल्टा O का कम होगा, और यदि लिगेंड प्रबल क्षेत्र का है तो डेल्टा O का मान अधिक होगा। यानी डेल्टा O की मान, डेल्टा के मान पे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के आधार पर हमने जो लिगेंड है उनका वर्गीकरण दो पार्टों में किया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड CO CN-, वीक लिगेंड F-, Cl-, I-, Br-, वाटर। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आधे नंबर में, सबसे इम्पोर्टेंट, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या पूछ लिया जाता है आपसे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला, ये क्या होगी, लिगेंडों को उनकी घटती हुई ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करने का क्रम, ध्यान देना, लिगेंडों को उनकी घटती हुई ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करने का क्रम क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसमें पूछ लिया जाता है सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जिसको आप लेफ्ट हैंड पे लिखते हो वो CO है, उसके बाद CN-, CO लिख दिया, CN-, फिर NO2-, डाइपीरीडीन
SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस, pyridine, Py से मतलब है pyridine, pyridine के बाद अमोनिया, इसी टाइप से आप इंक्रीज करते चलिए, pyridine, अमोनिया, NCS, साइलेट आयन, वाटर, FCl, Br, I, FCl से पहले Br, SCN और आ जाएगा थायोसाइलेट, और ये I माइनस, ये किसका ऑर्डर है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। किसका ऑर्डर है ये? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। तो इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंडों को उनके घटते हुए क्रिस्टल क्षेत्र में कंबरा रखने पर जो श्रृंखला प्राप्त होती है उसे हम स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला कहते हैं। इस स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला में सबसे ज्यादा जो ये वाला लिगेंड है जो बाएं साइड पर है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या बोलते हैं? ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे जो कौन से लेफ्ट एंड पर है, लेफ्ट एंड पर, और जो किस पर हो, राइट एंड पर, उनको हम क्या कहते हैं? वीक लिगेंड। क्या बोलेंगे? वीक। यानी आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हो और इनका क्रम जो व्यवस्थित किया आपने, घटते क्रम में व्यवस्थित करते क्रिस्टल क्षेत्र में, तो इसको स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला कहते हैं। दीज आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक तो पोस्टुलेट यहां से पूछे जाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक होगा अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्लास के बाद अब आपको सेकंड लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।